नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन इस छोटे से वीडियो में जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री है, जिसमें भारत का इतिहास शामिल है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 1707 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो आपके सिलेबस में शामिल है। इस सिलेबस पर मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है अपन को। भाई मुगल साम्राज्य था, उसका पतन कैसे हो गया, वो नष्ट कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया, उसके कारण बतानी है अपन को। तो मुगल साम्राज्य के पतन के अनेक आंतरिक और बाह्य कारण थे। यानी उनके अंदर भी कमियां थी और बाह्य भी जो कारण थे उन्होंने भी उनको परेशान किया। यानी बाहरी ओर से आक्रमण हुआ, दबाया गया उनको, बेचारों को कूटा गया उनको। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने राजपूतों, मराठों और सिखों को विरोधी बना दिया। भाई औरंगजेब था वो धार्मिक कट्टर था। इसके कारण जो अपने हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, वो उनसे नाराज हो गए। तो राजपूतों ने राजस्थान में, मराठों ने महाराष्ट्र में, सिखों ने, सब ने उनका विरोध किया। और अंदर में क्या कमज़ोर हो गए थे वे, उत्तराधिकार के युद्ध से प्रशासन कमज़ोर हो गया उनका खुद का ही। वो खुद राजा बनने पर इतने आतुर थे कि अपने आप में लड़ाई करने लगे, अपने भाई भाई मरने लग गए। प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने लगे, आर्थिक संकट आ गया, भ्रष्ट प्रशासन और सैन्य कमजोरी ने स्थिति और बिगाड़ दी। प्रशासन भ्रष्ट हो गया, सेना कमज़ोर हो गई। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल सत्ता की जड़ें हिला डाली। अतः अंग्रेजों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इन्हें अंग्रेजों ने इसका खूब फायदा उठाया और सत्ता अपने पक्ष में कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को कैसे कमज़ोर किया। भाई औरंगजेब की नीतियों ने कैसे कमज़ोर किया, तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ मुगल साम्राज्य के पतन का बड़ा कारण बनी। जजिया कर पुनः स्थापना, भाई हिंदुओं पर जजिया कर है वो लगा दिया उन्होंने। जो गैर मुसलमान थे उन पर जजिया कर लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। लगाया था तो किसी और ने था, लेकिन इसने दोबारा चालू कर दिया। किसने लगाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। इससे अपनी जो हिंदू जनता थी वो असंतुष्ट हुई। मंदिरों के विध्वंस और कट्टर सुन्नी नीति से राजपूत और मराठों का विरोध बढ़ा। दक्षिण भारत में लंबे युद्धों से खजाना खाली हो गया। भाई लंबे समय तक युद्ध करोगे तो आर्थिक तंगी आएंगी, खजाना खाली हो गया। प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर पड़ा और सेना थक गई। इन नीतियों ने मुगल साम्राज्य की एकता और स्थायित्व को गहरा आघात पहुंचाया। भाषा सरल है, आपको समझ में भी आ रही होगी, ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम खराब होगा आपका भी। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के उदय की व्याख्या कीजिए। बंगाल का उदय कैसे हुआ? तो बंगाल का उदय मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हुआ। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की नींव रखी। उसने राजस्व व्यवस्था को मजबूत किया और प्रशासन को सुव्यवस्थित किया। बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध था, जिससे वह अंग्रेजों के आकर्षण का केंद्र बना। बाद में सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों ने हद से बढ़ाया, जिसका परिणाम 1757 का प्लासी का युद्ध रहा। इससे बंगाल की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवध राज्य के गठन और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी। मुगल दरबार की कमजोरी का लाभ उठाकर उसने अवध को लगभग स्वतंत्र बना दिया। अवध कृषि और राजस्व की दृष्टि से समृद्ध था। नवाबों ने सेना और प्रशासन को मजबूत किया, लेकिन ब्रिटिश हस्तक्षेप धीरे धीरे बढ़ता गया। अवध अंग्रेजों की
लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अंततः 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का विलय कर लिया। भाई अंग्रेजों को तो कमी निकालनी थी, अपने हक में चीज़ें जोड़नी थी। अब कुछ भी कर सकते हैं अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के उदय की परिस्थितियों का वर्णन करना है अपन को। हैदराबाद राज्य का उदय कैसे हुआ? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। उसने दक्षिण भारत में मुगल शासन की कमजोरी का लाभ उठाया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। निजाम ने प्रशासन और सेना को संगठित किया। हैदराबाद एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बना। हालांकि वह औपचारिक रूप से मुगल सम्राट के अधीन था, परंतु व्यवहार में स्वतंत्र था। बाद में अंग्रेजों से सहायक संधि कर हैदराबाद ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। हैदराबाद ने तो सहायक संधि कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। अंग्रेजों ने व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया। किलेबंदी और कर चोरी से नवाब नाराज था। मीर जाफर की गद्दारी अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण बनी। यानी मीर जाफर था ना, उसने गद्दारी कर दी। इस युद्ध से बंगाल है ना, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। यह भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना की शुरुआत थी। यानी यहीं से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी बंगाल के बाद ही, और भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। यानी पहली विजय कर ली थी इन्होंने बस। क्वेश्चन नंबर 7 है, बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। प्लासी के बाद में बक्सर युद्ध कैसा था? क्या था बक्सर युद्ध? तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच हुआ। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। अंग्रेजों की जीत से उनकी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध हुई। यानी कि इतने होने के बाद में अंग्रेज जीत गए। 1765 की इलाहाबाद संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। इससे अंग्रेज भारत की वास्तविक शासक शक्ति बन गए। मतलब अंग्रेज वही थे कि भाई घर में घुस के मारेंगे। हालांकि अब कितना भी कह दो, अंग्रेज थे तो ताकतवर का मतलब ये नहीं है कि भाई सच में ताकतवर थे। उनमें दिमाग ज़्यादा था और अपने वाले लोभ लालच में आकर सब कुछ गिरवी कर देते। ये अपनी कमी रही है कि अपन ने देश पर, राज्य पर कभी संकट आते हुए देखा तो बहुत है, पर उसकी रक्षा नहीं की अपन ने। बहुत से गद्दार हो गए, गद्दारों की वजह से भारत गुलाम हुआ था। बाकी कौन यार भारत को गुलाम कर ले, अपने ही थे वो जो बिक गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेशवाओं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए। यानी पेशवा थे ना, उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? भाई पेशवा तो खतरनाक ही थी। मैं तो बाजीराव पेशवा का दीवाना हूँ। मैं तो खुद गुरु मानता हूँ बाजीराव को, है ना। पेशवाओं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, मेरे गुरुजी, ने उत्तर भारत में मराठा प्रभाव फैलाया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक मराठा शक्ति पहुंचाई। पेशवाओं ने छत्रपति को नाम मात्र का शासक बना दिया। हालांकि इन्होंने राज्य हड़प ही लिया था, छत्रपति तो नाम का ही रह गया था जो राजा था वो। सैन्य संगठन, कूटनीति और कर प्रणाली ने मराठाओं को शक्तिशाली बनाया। मराठा साम्राज्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब भाई अगर आप बहादुर हो तो आपका राज्य कौन नहीं संभाल सकता है, लेकिन जब राजा ही कमज़ोर हो तो कैसे, किसी को तो संभालना था ही। बाहर वाला संभाले से अच्छा है तो अपने वाले ही संभाल ले। पेशवा उस समय मजबूत हो गई थी, राजा का जोर, शासन कम हुआ करता था।
नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मराठा प्रशासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो मराठा प्रशासन विकेंद्रीकृत था, अष्टप्रधान परिषद शासन का केंद्र थी, पेशवा सबसे शक्तिशाली और अधिकारी था, चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली मराठा का प्रमुख स्रोत थी। ये दो प्रकार के कर हुआ करते थे, पहला था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। सैन्य व्यवस्था घुड़सवार सेना पर आधारित थी, प्रशासन में स्थानीय सरदारों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई। हालांकि यह लचीला था, लेकिन स्थायी केंद्रीय नियंत्रण की कमी अंततः मराठा को कमजोर बना दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाजीराव प्रथम के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर छत्रपति शिवाजी का सपना किसी ने साकार किया तो उनमें से बाजीराव प्रथम भी एक थे। उनके आदर्श थे छत्रपति शिवाजी, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ फटकी। बाजीराव प्रथम मराठा इतिहास के महानतम सेनापतियों में एक थे। उसने कभी युद्ध नहीं हारा। उसकी नीति हिंदवी स्वराज को विस्तार देने की थी, यानी हिंदू को स्वराज रखना है अपने हिंदुस्तान को। उसने मुगलों को उत्तर भारत में कमजोर किया, मालवा और बुंदेलखंड पर मराठा नियंत्रण स्थापित किया। यानी एक ऐसा योद्धा जिसने कभी युद्ध में हार का सामना किया ही नहीं। समझ सकते हैं कितना ताकतवर रहा होगा। ये नहीं कि सेना हमेशा उसके पास अधिक ही रही है, सेना की कमी भी थी, फिर भी युद्ध जीता है उसने। उसकी सैन्य रणनीति तेज गति और अचानक आक्रमण पर आधारित थी। बाजीराव के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य सर्वोच्च शक्ति बना। बाजीराव खुद में अपने आप में मिसाल था, लेकिन फिल्म ने उसको बस नाच गानों में शामिल कर दिया। प्यार मोहब्बत, जो प्यार मोहब्बत है ना प्यारे साथियों, उसमें शामिल कर दिया उसको। एक योद्धा को कैसे दिखाना चाहिए, इस फिल्म में ऐसा नहीं है जो बाजीराव पर फिल्म बनी है। आप वो देखना ही मत, क्योंकि आपका अलग ही ड्रामा शुरू हो जाएगा उसमें। बाजीराव को कार्टून बना देंगे वो। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंग्ल मराठा संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए। आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ? तो आंग्ल मराठा संघर्ष मराठों और अंग्रेजों के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम था। मराठा संघ की आंतरिक फूट, पेशवा की कमजोरी और उत्तराधिकार विवादों ने अंग्रेजों को अवसर दिया। बाजीराव के बाद में कमजोरी हो गई थी पेशवा। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और मराठा क्षेत्रों में हस्तक्षेप भी कारण बनी। 3 आंग्ल मराठा युद्धों ने मराठा शक्ति को धीरे धीरे नष्ट ही कर दिया और अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य था वो भी कमजोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम लिखिए। आंग्ल यानी कि अंग्रेज, मराठा यानी अपने मराठे, जो मराठी लोग थे, उनके बीच 3 युद्ध हुए थे। इसमें तीसरा युद्ध है, उसके बारे में बताना है अपन को। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा शक्ति के अंत का प्रतीक था। पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ था प्यारे साथियों। प्रथम तो खतरनाक था और पेंशन पर भेज दिया गया, यानी उसी को पराजित करके पेंशन पर भेज दिया गया उसको। मराठा संघ समाप्त हो गया। अधिकांश मराठा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए। केवल कुछ रियासतें सहायक संधि के अंतर्गत बची। इस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गई। मराठों ने खूब ही रोका था भाई अंग्रेजों को, आसानी से तो मानी नहीं थी, लेकिन खुद में अपने आप में कमी आ गई थी, तगड़ा नेतृत्व नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंग्ल मैसूर युद्धों का संक्षिप्त विवरण देना है अपन को। तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 चरणों में हुए थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया। टीपू सुल्तान आधुनिक हथियारों और फ्रांसीसी सहायता के पक्षधर थे।
1799 के चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। बाद में मैसूर है ना, वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। इन युद्धों से दक्षिण भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन्हीं अंग्रेजों में दिमाग था, कमजोरी पहचानते थे और उसी कमजोरी पर वार करते थे। दिमाग ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का भारत पर प्रभाव बताइए। आंग्ल यानी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच भी लड़ाई हुई थी प्यारे साथियों। तो आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता यूरोप की सत्ता राजनीति का विस्तार थी। भारत में दोनों शक्तियां व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थी। कर्नाटक युद्ध में अंततः अंग्रेजों की जीत हुई। फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हो गई। इससे अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक विस्तार का अवसर मिला और वे एकमात्र यूरोपीय शक्ति बन गई। यानी पहले क्या था कि अपने भारत में फ्रांसीसी लोग भी व्यापार करते थे और जो अंग्रेज थे वो भी व्यापार करते थे। बाद में दूसरों में इन दोनों में लड़ाई हो गई। इन दोनों की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, जो फ्रांसीसी थे वो हार गए। क्वेश्चन नंबर 15 है, रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य के उत्थान की व्याख्या कीजिए। रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो सिख समाज था उसका उत्थान कैसे हुआ। तो महाराणा रणजीत सिंह ने सिख मिसालों को एकजुट कर शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक सेना बनाई और यूरोपीय अधिकारियों की सहायता ली। लाहौर राजधानी बनी। रणजीत सिंह धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसके शासन में पंजाब समृद्ध और स्थिर रहा। उसकी मृत्यु के बाद आंतरिक संघर्ष बढ़ा, जिससे अंग्रेजों को पंजाब पर अधिकार करने का अवसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारण बताइए। पंजाब है वो ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिल गया। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। दरबार में षड्यंत्र और सेना की अनुशासनहीनता बढ़ी। आंग्ल सिख युद्धों में सिख सेना पराजित हुई। अंग्रेजों की कूटनीति और सैन्य शक्ति ने निर्णायक भूमिका निभाई। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्हें अपने वाले देखते रह गए, ये क्या है यार, ये तो बहुत ही गोरे आदमी हैं, ये तो पता नहीं क्या ही है, भगवान ही है क्या, ये तो ऐसे सोचने लग गए। खुद को ही कमज़ोर मान लिया उन्होंने। अनुशासनहीनता हो गई उनमें, सेना में अपने वाली में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंध के विलय की परिस्थितियाँ का वर्णन कीजिए। यानी सिंध है ना, उसका विलय कैसे हो गया भाई। तो सिंध का विलय अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। अमीरों पर संधि उल्लंघन का आरोप लगाया गया। चार्ल्स नेपियर ने सैन्य बल का प्रयोग किया। 1843 में युद्ध में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यह विलय अंग्रेजों की आक्रामक नीति का स्पष्ट उदाहरण था और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत करता है। नहीं भाई, सिंध पर भी अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का महत्व बताना है अपना। ये एक्ट है वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पूछ सकता है, ये जरूर पूछेगा, देख लेना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी शासन को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था। इससे गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि इसमें कई कमियां थी, फिर भी इस अधिनियम ने भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1833 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए। गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कानून निर्माण का केंद्रीकरण हुआ। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन को एकीकृत प्रशासनिक स्वरूप प्रदान करता है और भारत में आधुनिक कानून व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है इसी एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए।
तो ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने भारतीय किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। स्थानीय स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महला महलवारी प्रणालियों से किसान कर्ज में डूब गया। यानी भाई अलग अलग प्रकार की कर डिसाइड कर लिया उन्होंने अपने आप ही। भारतीयों को तो कोई सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। खुद तो पहले संधि कर ली, हड़प लिए राज्य, बाद में कर अधिक लगाने लगे किसानों पर। भूमि से जुड़ा पारंपरिक संबंध टूट गया। जमींदार और साहूकार शोषक बन गए। यानी अपने वाले जो जमींदार थे और साहूकार थे, वो भी भाई शाम को अंग्रेज़ों के साथ बैठ के आराम से पार्टी किया करते थे। दिन में दोनों ही अपने जो किसान थे उन पर अत्याचार करते थे। मैं कह रहा था ना कि अपने वालों ने गद्दारी करती नहीं, वहीं उनकी क्या हिम्मत थी यार। कृषि उत्पादन घटा और गरीबी बढ़ी। यानी अंग्रेजों ने कर जो थे उनकी संख्या अधिक कर दी। इससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी कि 1857 की क्रांति हुई, इसमें अपन ने क्यों विद्रोह किया, अब उनको क्या दिक्कत आ गई थी भाई। दिक्कत तो आपको ही पता है, फिर भी इसमें देख लो। 1857 का विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का परिणाम था। रियासतों का विलय, सैनिकों के साथ भेदभाव, कारतूस विवाद और धार्मिक हस्तक्षेप ने असंतोष बढ़ाया। किसानों और जमींदारों की आर्थिक दुर्दशा भी इसी का कारण थी। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित संघर्ष था। यानी कि राजनीतिक दिक्कत भी आ गई थी, आर्थिक तंगी भी आ गई थी, सामाजिक भी कारण थे, धार्मिक कारण भी थे। सामाजिक में भाई अपन को नीचा दिखाया जाता था, और धार्मिक कारण में अपन को भाई जो हिंदू मुस्लिम थे उनकी भाई सूअर और गाय की चर्बी की वही कारतूस बनाए रहे थे। ऐसा भ्रम था, हकीकत थी। अपन वाले को लगा, अपने वालों ने कर दिया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह के परिणाम लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत ब्रिटिश काउंट के अधीन आ गया। पहले तो भाई कंपनी शासन करती थी, लेकिन अब ब्रिटिश की महारानी शासन करेगी भारत पर। सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीयों को प्रशासन में सीमित स्थान दिया गया। रियासतों के प्रतिनिधि में नरमी लाई गई। यह विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का महत्व बताइए। यानी 1858 का जो अधिनियम था उसका महत्व बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने कंपनी शासन समाप्त कर ब्रिटिश राज्य की स्थापना की। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया नया। रानी विक्टोरिया की घोषणा से भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन मिला। यह अधिनियम औपनिवेशिक शासन की नई व्यवस्था का आधार बना। यानी भाई पहले तो कंपनी शासन कर रही थी, अब विक्टोरिया आ गई। विक्टोरिया ने भाई सोची, विक्टोरिया की भाई ऐसे तो डाल देंगे अपन को अपने प्रशासन को, तो उसने सोचा इनको थोड़ी छूट दी जाए, मामला शांत किया जाए। तो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था। भाई धर्म के लिए आप खुद खुले हो, अपने चाहो जिसको पूजो। मैं जहाँ तक मानता हूँ ना प्यारे साथियों, अगर अंग्रेजों ने सीधे भारत के धर्म पर बात की होती ना तो इतनी टिक ही नहीं पाती। धर्म पे आके तो लोगों ने कटवा ही दिया आदमी को। अंग्रेज ही ढह गया था धर्म पे। तो अंग्रेज नहीं, सॉरी औरंगजेब। अंग्रेज भी ढह गए थे, औरंगजेब को भी कमज़ोर कर दिया था अपन ने। अब कई कहेंगे कि भैया औरंगजेब तो बहुत खतरनाक आदमी था, उससे तो डरते थे लोग। भाई ये तो समय ही बताएगा आपको आगे आगे। जैसे आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या औरंगजेब था, किस किस ने उनका विरोध किया। औरंगजेब शातिर आदमी था, पागल भी था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक सुधार आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया।
राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और आर्य समाज ने सती, बाल विवाह और जाति भेद का विरोध किया। शिक्षा और महिला अधिकारों को बढ़ावा मिला। इन आंदोलनों ने आधुनिक भारतीय समाज और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन भी किए गए अपने द्वारा अपने समाज में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों का महत्व स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक चेतना विकसित की। प्रारंभ में इनके उद्देश्य सुधारवादी थे। संवैधानिक तरीकों से मांगे रखी गई, इससे राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ। आगे चलकर यही संगठन स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व बना। इन संगठनों ने आधुनिक भारतीय राजनीति की नींव रखी। ऐसे करके अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना भाई वीडियो कैसा लगा आपको। बोर तो नहीं हो गए मेरी इन बातों से, आगे से कम कर दूंगा इन बातों को। धन्यवाद।